समीरा मूसा। दोस्तों, जितने भी लोग साइंस की दुनिया से ताल्लुक रखते हैं, हो सकता है उन्होंने शायद कभी इस इंसान के बारे में कुछ सुना हो, लेकिन बाकी तो जितने भी लोग हैं उनमें से 99% ना तो इस इंसान को जानते हैं और ना ही उन्होंने कभी इस नाम के बारे में सुना होगा। और मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली या फिर शर्मिंदा कर देने वाली बात तो यही है कि आखिर लोग इस इंसान के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, बावजूद इसके कि ये इंसान, या मैं कह सकता हूँ कि ये लेडी कोई आम लेडी नहीं थी, बल्कि ये तो मिस्र की वो बड़ी मुस्लिम वैज्ञानिक थी कि जिनको मदर ऑफ एटॉमिक एनर्जी के नाम से आज भी याद किया जाता है। हाँ दोस्तों, वही एटॉमिक फील्ड कि जिसमें आज के दौर में कोई भी देश कामयाब होने के लिए या फिर अपने दुश्मन को कामयाब होने से रोकने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहता है, और इसकी वजह से बड़ी जंगें भी छिड़ जाती हैं। हैरानी की बात यह है कि ये लेडी साइंटिस्ट सिर्फ और सिर्फ 35 साल ही जिंदा रह सकी थी, और इनके बारे में ये माना जाता है कि अगर ये कुछ साल और जी जाती तो हो न हो मिस्र जैसे देश को उस दौर में ही एक एटॉमिक पावर बना देती, यानी एक ऐसा देश कि जिसके पास परमाणु हथियार होता। याद रहे कि मैं ये उस दौर की बात कर रहा हूँ कि जब अमेरिका के अलावा दुनिया के किसी दूसरे देश के पास ये पावर हुआ ही नहीं करती थी। बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं हो जाती है, बल्कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी कि जिसके इलाज को आज के दौर में हद से ज्यादा महंगा या फिर लगभग नामुमकिन समझा जाता है, उसको लेकर भी ये एक बड़े मंसूबे पर काम कर रही थी, और बहुत जल्द ही इनको इस चीज को लेकर एक ऐसी बड़ी कामयाबी मिलने वाली थी कि जो न तो इतिहास में पहले कभी किसी को मिली थी और न ही उसके बाद में मिल सकी है। इन्होंने ये नारा भी दे रखा था कि मैं कैंसर जैसी बीमारी के इलाज को भी इतना ज्यादा अफोर्डेबल यानी सस्ता बना दूंगी कि जैसे बुखार या फिर सर में दर्द वगैरह का होता है कि जिसको आमतौर पर हम लोग एक गोली की मदद से ही सही कर लेते हैं। मगर दोस्तों, शायद इनकी ये हद से ज्यादा काबिलियत, इनके ये बड़े बड़े मंसूबे, बड़े बड़े अचीवमेंट ही इनके ऊपर भारी पड़ गए, क्योंकि पहले तो इनको अमेरिका में रहने के लिए अमेरिका की गवर्नमेंट की तरफ से सिटीजनशिप ऑफर की गई, जिसको इन्होंने ठुकरा दिया था और कहा था कि मेरा मुल्क मेरा इंतजार कर रहा है। और फिर इसके कुछ वक्त के बाद ही इनके साथ वो हुआ कि जो आज तक दुनिया वालों के लिए एक पहेली बना हुआ है और जिसका जवाब आज भी लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड समीरा मूसा की कहानी का आगाज होता है 3 मार्च सन 1917 से कि जब मिस्र के गरबिया नाम के इलाके में उनकी पैदाइश हुई थी। उनके वालिद अपने लोकल इलाके में एक सियासी इंसान के तौर पर जाने जाते थे, जबकि उनकी जो माँ थी वो उनको बहुत कम उम्र में ही कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी की वजह से छोड़कर चली गई थी। समीरा अभी कम उम्र ही थी कि उनके फादर उनको लेकर मिस्र की राजधानी काहिरा में शिफ्ट हो गए। एक होटल में उन्होंने अपनी तमाम जमा पूंजी लगाकर अपने रोजगार का भी इंतजाम कर लिया। समीरा मूसा ने अपनी शुरुआती पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सेकेंडरी एजुकेशन में भी अच्छे ग्रेड्स हासिल किए थे, जिससे उन्होंने अपने आप को एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट के तौर पर तैयार कर लिया था। मगर फिर बाद में उन्होंने आगे की पढ़ाई के लिए काहिरा यूनिवर्सिटी में साइंस के फील्ड को चुना। आगे चलकर सन 1939 में रेडियोलॉजी में समीरा मूसा ने अपनी BSc यानी कि ग्रेजुएशन कंप्लीट की, वो भी टॉप मार्क्स के साथ, जिसकी वजह से जो उनके टीचर थे यानी उस्ताद अली मुस्तफा, उनकी काबिलियत को देखकर उनकी ये ख्वाहिश थी कि समीरा मूसा भी इसी फैकल्टी में एक टीचर के तौर पर काम करना शुरू कर दें। अपनी टीचर की ख्वाहिश को पूरा करते हुए उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली और उसी फैकल्टी में ही पढ़ाना शुरू किया कि जिसमें कुछ वक्त पहले तक वो खुद पढ़ती थी, और इस तरह से वो इतिहास की पहली ऐसी औरत भी बनी कि जिन्होंने इस काहिरा यूनिवर्सिटी में एक असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट संभाली थी। इतना ही नहीं, उन्होंने फिर एटॉमिक एनर्जी में अपनी PhD भी कंप्लीट की, और इस तरह से वो इस फील्ड में PhD करने वाली दुनिया की पहली औरत बनी। मिस्र की इन मशहूर न्यूक्लियर साइंटिस्ट यानी कि समीरा मूसा का पूरी जिंदगी ये मानना था कि एटॉमिक पावर का इस्तेमाल शांति और सही चीजों के लिए होना चाहिए, और वो इसी चीज को प्रमोट किया करती थी और इसी चीज का संदेश दुनिया भर में फैलाया करती थी। यानी एटॉमिक पावर का इस्तेमाल गलत चीजों के लिए नहीं होना चाहिए, हथियार वगैरह के लिए, लेकिन ये इतनी जरूरी चीज है कि इसका दूसरी चीजों के लिए जरूर इस्तेमाल होना चाहिए। उन्होंने इसीलिए ही ये नारा दिया था कि वो न्यूक्लियर के जरिए से कैंसर के इलाज को इतना ज्यादा अफोर्डेबल और आसान बना देंगी कि जैसे एस्प्रिन की गोली, क्योंकि हम जानते हैं कि आज के दौर में ये टैबलेट बहुत ही कम दामों पर और कहीं पर भी आसानी के साथ मिल जाती है। उनका ये जो स्लोगन था, ये जो नारा था, वो उस दौर में पूरी दुनिया में काफी मशहूर हुआ था और इसी पर ही उन्होंने बड़ी मेहनत के साथ काम करना भी शुरू कर दिया था।
मगर जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यही चीजें ही उनके लिए सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हुई। पहले तो उन लोगों के लिए कि जो पर्दे के पीछे से दुनिया को अपने हिसाब से कंट्रोल करते हैं, उनके लिए यही चीज कम कयामत खेज नहीं थी कि कैंसर जैसे एक महंगे इलाज को भी हद से ज्यादा सस्ता करने के ऊपर मंसूबाबंदी की जा रही थी। और हद तो तब हो गई कि जब एक दिन समीरा मूसा की तरफ से एक बड़ा ही ऐतिहासिक दावा किया गया। दावे के मुताबिक वो कड़ी मेहनत और रिसर्च के बाद एक ऐसे नतीजे पर पहुंची थी, या कह सकते हैं कि उनके हाथ एक ऐसा फॉर्मूला लगा था कि जिसके जरिए से कॉपर जैसे एक आम और सस्ते धातुओं की मदद से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाए जा सकते थे। समीरा मूसा का ये दावा न सिर्फ हैरान कर देने वाला बल्कि दुनिया के सबसे ताकतवर लोगों की कुर्सियों को हिला देने वाला था, क्योंकि इससे तो चंद बड़ी ताकतों का वो भौकाल ही खत्म हो जाता कि जो अगली कई सदियों तक सिर्फ और सिर्फ इसी न्यूक्लियर पावर के बलबूते पर दुनिया में जमाया गया है। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बार फिर से आप लोगों को ये बात भी याद दिलाता चलूं कि हम लोग ये बात आज से 60-70 साल पुरानी कर रहे हैं, ना कि 10-20 साल पुरानी। समीरा मूसा ने एटॉमिक एनर्जी फॉर पीस कॉन्फ्रेंस को भी ऑर्गेनाइज किया था, जिसमें दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को दावत दी गई थी। और इस बड़ी कॉन्फ्रेंस में इन सारे साइंटिस्ट के बीच इसी चीज को लेकर बातचीत हुई थी कि आखिर पॉजिटिव पर्पसेस के लिए एटॉमिक एनर्जी को किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है और इसके खतरों से कैसे निपटा जा सकता है। यहाँ पर याद रहे कि समीरा मूसा की जिंदगी का जो सबसे बड़ा मकसद था वो तो फिलहाल कैंसर को लेकर ही था, जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही बता दिया है। और इसकी वजह ये भी थी कि उनकी खुद की माँ उनको बहुत कम उम्र में इसी मर्ज की वजह से छोड़कर चली गई थी। वो अपनी बिजी जिंदगी में कीमती कामों को छोड़कर भी हॉस्पिटल्स के दौरे करती रहती थी और कैंसर के मरीजों से मिलती थी और उनको इस मर्ज से छुटकारा दिलवाने के लिए हर मुमकिन मदद किया करती थी। जाहिर है इतना सब कुछ कर लेने के बाद तो अब समीरा मूसा का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा था। सन 1950 में फुल ब्राइट स्कॉलरशिप के जरिए से उनको अमेरिका में भी इनवाइट किया गया और उनकी काबिलियत और पुरानी जबरदस्त रिसर्च का ही नतीजा था कि उनको अब अमेरिका की तरफ से ये मौका दिया गया कि वो अमेरिका की जो सीक्रेट एटॉमिक फैसिलिटीज हैं, यानी जहां पर ये न्यूक्लियर वगैरह का काम होता है, उनका दौरा करें। समीरा मूसा ने उनका दौरा किया और उसके बाद अमेरिका के सिस्टम में इस चीज को लेकर काफी हंगामा भी मचा, क्योंकि लोग इस चीज को लेकर सवाल उठा रहे थे कि आखिर इतनी खुफिया जगह पर किसी गैर अमेरिकी इंसान का दौरा कैसे कराया जा सकता है। और ये सवाल इसलिए भी उठ रहे थे क्योंकि इतिहास में पहली बार किसी गैर अमेरिकी को इतनी खुफिया और कीमती जगहों का दौरा कराया गया था। इसके बाद समीरा मूसा को अमेरिका की तरफ से सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता भी ऑफर की गई थी, ताकि वो वहीं की नागरिक बन जाएं और हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर रहें और उन्हीं लोगों के साथ मिलकर काम करें। मगर समीरा मूसा ने इस बड़े ऑफर को पूरी तरीके से ठुकरा दिया और कहा कि मेरा मुल्क यानी कि मिस्र मेरा इंतजार कर रहा है। मगर दोस्तों, जब वो अमेरिका का ये दौरा कंप्लीट करने के बाद 5 अगस्त 1952 को मिस्र की तरफ वापस आ रही थी और उनकी गाड़ी अमेरिका में एयरपोर्ट की तरफ जा रही थी, तो अचानक से 40 फीट की ऊंचाई से नीचे जाकर गिरी, जिसके बाद फिर उनकी खून से लथपथ लाश ही मिली। डॉक्टर्स ने बाद में रिपोर्ट में बताया कि उनकी मौत फौरन ही हो चुकी थी। और इस तरह से इतिहास की इस बड़ी साइंटिस्ट की जिंदगी का सफर सिर्फ और सिर्फ 35 साल की उम्र में खत्म हो गया था। समीरा मूसा की मौत ने उस दौर में पूरी दुनिया में खूब सनसनी मचाई थी। अलग अलग तरह की रिपोर्ट्स आई जिनको लेकर अलग अलग तरह के दावे किए जाते थे। माना गया था कि जब उनकी ये गाड़ी 40 फीट की ऊंचाई से गहराई में जाकर गिरी थी तो उनका ड्राइवर पहले ही कूद गया था और ड्राइवर का गायब होना साफ तौर पर ये बता रहा था कि ये कोई एक्सीडेंट नहीं बल्कि शायद पूरी प्लानिंग के तहत किया गया एक मर्डर था। और हैरानी की बात यह है कि जिस बड़ी साइंटिस्ट की अमेरिका में इतनी आहोभगत की गई थी और जिसको अपनी नागरिकता तक ऑफर की जा रही थी, उस वैज्ञानिक की मौत को अमेरिका की तरफ से बहुत ज्यादा लाइटली लिया गया, कोई खास इन्वेस्टिगेशन नहीं की गई और एक एक्सीडेंट मानकर ही हमेशा हमेशा के लिए दबा दिया गया। हमेशा से ही वक्त वक्त पर यह दावा किया जाता रहा है कि समीरा मूसा की मौत कोई हादसा नहीं बल्कि एक बड़ी साजिश के तहत की गई हत्या थी। मिस्र के एक ऑनलाइन न्यूज़पेपर एजेंट इंडिपेंडेंट की एक रिपोर्ट में तो यहाँ तक दावा किया गया था कि समीरा मूसा की कत्ल के पीछे जो साजिश की गई थी उसमें सबसे बड़ा रोल मिस्र की ही एक मशहूर यहूदी अदाकारा यानी कि राकिया इब्राहिम का था। दोस्तों, राकिया इब्राहिम उस दौर में मिस्र की एक बहुत ज्यादा मशहूर यहूदी एक्ट्रेस हुआ करती थी।
1948 में जब इजराइल वजूद में आ गया था तो ये एक्ट्रेस अक्सर मिस्र में रहने वाले यहूदियों को इस बात के लिए इन्फ्लुएंस भी किया करती थी कि उनको अब मिस्र छोड़कर अपने असली वतन यानी कि इजराइल चले जाना चाहिए। इसी एक्ट्रेस को लेकर ही बहुत सारी रिपोर्ट्स में ये दावा किया जाता रहा है कि इजराइल की खुफिया एजेंसी ने इसको हायर किया था ताकि इसके जरिए से उस समीरा मूसा को ठिकाने लगाया जा सके कि जिसकी मदद से उसका पड़ोसी और दुश्मन देश इजिप्ट कभी भी न्यूक्लियर पावर हासिल कर सकता था। राकिया को लेकर ये दावा वैसे तो हमेशा से ही किया जाता रहा है, मगर इस बात को और ज्यादा बल उस वक्त मिला कि जब 2012 में रीटा डेविड थॉमस के जो रिश्ते में राकिया की पोती हैं, उन्होंने जर्नलिस्ट से बात करते हुए कुछ बड़ी बातें बताई। उन्होंने बताया कि कैलिफोर्निया में मौजूद वो पुरानी किताबें कि जो उनकी दादी की हुआ करती थी, उसके अंदर समीरा मूसा के काहिरा के घर की बहुत सारी तस्वीरें मिली हैं। इतना ही नहीं, रीटा डेविड थॉमस ने ये भी दावा किया कि राकिया ने उस दौर में समीरा मूसा के घर की जो चाबी थी उसको एक साबुन पर उतार लिया था और फिर इस साबुन को मिस्र के अंदर मौजूद इजराइल के जासूसों के हवाले कर दिया गया था। और फिर एक दिन मंसूबे के तहत राकिया अपनी दोस्त यानी कि समीरा को काहिरा सिटी में एक ओपेरा दिखाने के लिए लेकर गई। तभी पीछे से जो इजराइल के जासूस थे वो सभी समीरा मूसा के घर में एंटर हुए और उनकी रिसर्च या फिर रिसर्च से जुड़ी हुई सारी चीजों की तस्वीरें वगैरह ले ली गई। मतलब साफ था कि राकिया ने समीरा मूसा के साथ जो दोस्ती की थी वो भी सिर्फ और सिर्फ इजराइल के इशारे पर की थी, जो दोस्ती उस वक्त जाकर खत्म हो गई थी कि जब अमेरिका में इजराइल या फिर अमेरिका की तरफ से राकिया के जरिए से ये कोशिश करवाई गई थी कि समीरा किसी तरीके से अमेरिका की सिटीजनशिप को एक्सेप्ट करके उनके साथ काम करना शुरू कर दे। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि समीरा ने न सिर्फ इस सिटीजनशिप को ठुकराया बल्कि ये भी कहा कि मेरा मुल्क मेरा इंतजार कर रहा है, जो साफ तौर पर एक बड़ा मैसेज था। इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि इस मामले के कुछ वक्त के बाद ही यानी 1954 में राकिया इब्राहिम मिस्र से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी, जहां पर उनको बड़े पद से भी नवाजा गया था। वैसे तो इतनी बड़ी और काबिल मुस्लिम वैज्ञानिक की इस तरह से मौत ही दिल को दहला देने वाली थी, मगर उससे भी ज्यादा दिल को दुखा देने वाली चीज ये है कि उस साइंटिस्ट का आज जिक्र भी नहीं किया जाता है। और तो और समीरा मूसा का वो सारा कामकाज, वो सारी रिसर्च कि जिसने उस दौर में दुनिया को हिलाकर रख दिया था, उन सारी चीजों को आज तक सिर्फ और सिर्फ इसलिए कहीं कागजों में दबाकर गुम कर दिया गया है क्योंकि वो सारा काम अरबिक में है। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो को हम यहीं पर खत्म करते हैं। वीडियो अगर जानकारी से भरपूर लगी हो तो लाइक करने के साथ साथ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और ऐसे ही नॉलेजेबल और हिस्टोरिकल वीडियोस हमेशा देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें।